सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा रचित उनका जो संस्मरण है गिल्लू विषय अध्ययन कर रहे हैं। इस गिल्लू विषय में हमने पहले भाग में और दूसरे भाग में ये पढ़ा था कि कैसे पहले भाग में लेखिका उस छोटे से जीव को स्मरण कर रही है और दूसरे भाग में हमने ये पढ़ा था कि कैसे लेखिका ने एक सुंदर अंदाज में जो कौवे होते हैं, कौवा होता है, उसका एक काल्पनिक चरित्र चित्रण उन्होंने किया है। आइए अगला भाग देखते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने कौवे को समादरित, तो कभी अनादरित, कभी सम्मानित तथा कभी अवमानित बताया है कि कैसे वे लोग पितर पक्ष में हमसे हमारे पूर्वजों के रूप बनकर हमारे पास आते हैं, प्रकट होते हैं। तो लेखिका वहीं पर खड़े खड़े अपने जो घर के कमरे के बरामदे में खड़े होकर ये दो जो कौवे चोंच में आपस में छुआ छुआवल खेल खेल रहे थे, उन्हें देखकर वे इन कौवे के बारे में सोच रही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा है मेरे काक पुराण में बाधा आ पड़ी। काक पुराण अर्थात कौवा के ऊपर लिखा गया जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उन्हें हम काक पुराण कह सकते हैं। पुराण क्या होते हैं? हिंदुओं के धर्म संबंधित आख्यान ग्रंथों को हम लोग पुराण कहते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कौवे के बारे में सोच रही है, तो कौवे के ऊपर जो धार्मिक ग्रंथ लिखा जाता है उसे काक पुराण कहा जाता है। तो पुराण में क्या होता है, जो ऋषि मुनियाँ होते हैं या फिर कोई धार्मिक विचारधारा को व्याख्या किया जाता है। तो आप देखिए, लेखिका अपने बरामदे में खड़े होकर कौवे के बारे में सोच रही थी, उनके बारे में विश्लेषण कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने उसे काक पुराण कहा है। उनके काक पुराण में विवेचन एक शब्द है, यहाँ पर विवेचन। तो विवेचन का अर्थ क्या है? विवेचन का अर्थ है अनुसंधान करना, विश्लेषण करना। तो वे तो कौवे के चरित्र के ऊपर विश्लेषण कर रहे थे, तो उनके काक पुराण के विवेचन में बाधा आ पड़ी। अचानक से सहसा कहीं से बाधा आ पड़ी क्योंकि उन्होंने गौर किया, दृष्टि उनकी गई किस पर? जो गमला था, जो गमले के आसपास जो कौवे आपस में चोंच लड़ा रहे थे, और दीवार, गमला और दीवार के बीच में संधि में, तो गमला दीवार को लगी हुई रही थी, तो उनके बीच में जो थोड़ी सी जगह थी, लेखिका उसको कह रही है, उसकी संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर उनकी दृष्टि। तो दृष्टि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, उनकी जो नजर है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर लेखिका ने देखा कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। घोंसला हम जानते हैं नीड़ होता है, जो जीव जंतुओं के ठहरने के जगह को हम लोग क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो शायद अपने घोंसले से नीचे गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे। सुलभ क्या होता है? जो आसानी से लभ होता है, मिलता है। आसानी से, सु अर्थात अच्छे से, आसानी से जो मिलता है उसे कहते हैं सुलभ। तो यहाँ पर उन दोनों कौवे के लिए ये सुलभ कैसे बन गया? आसानी से मिल गया क्योंकि वो खुद नीचे गिर पड़ा था। आहार खाना होता है, तो ये दो कौवे उस छोटे से गिलहरी के बच्चे में अपना आहार, खाद्य ढूंढ रहे थे। काकदो की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकदो मतलब दोय, दोय मतलब दो कौवे की चोंचों के दो घाव, अर्थात ये जो दो कौवे थे, लेखिका को पहले लग रहा था कि ये दोनों चोंच से आपस को छूकर खेल रहे हैं, लेकिन अब देखिए ये दोनों क्या कर रहे थे? उस छोटे से जीव को चोंच मार रहे थे। तो उनके चोंच के घाव के कहाँ लगा था? उस लघु प्राण को। हम लोग जानते हैं लघु प्राण अर्थात छोटा सा जो जीव था, उसके लिए बहुत है। वो तो इतना छोटा सा जीव था और ये इतने बड़े बड़े कौवे, उनके जो घाव के जो चोट थे, उन्होंने जो अपने चोंच से उसे जो चोट दिया था वो उसके लिए बहुत था। अतः इसीलिए वह निश्चेष्ट
सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब बिना किसी चेष्टा या हरकत से, बिना किसी चेष्टा अर्थात वो हिलडुल नहीं रहा था। उन दोनों के चोंच के घाव के वजह से वो निश्चेत हो गया था, निश्चेष्ट हो गया था, बिना हरकत किए हिले डुले पड़ा हुआ था, गमले से चिपटा पड़ा था, गमले से लगकर गिरा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेखिका के जो घर वाले थे, उनके जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि ये जो 2 कौवे हैं, उनकी जो चोंच है उसकी गहरी घाव की वजह से ये छोटा सा जीव बच नहीं पाएगा, अतः इसीलिए इसे यहीं पे छोड़ दिया जाए। लेकिन आप तो जानते हैं कि लेखिका कैसे जीव जंतु के प्रति बड़े ही सहनशील थे, संवेदनशील थे, इसलिए उनका मन नहीं माना। उसे हौले से धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई। लेखिका ने कौन उठाकर लाई? लेखिका उस छोटे से जो आपकी जो गिलहरी थी उसको उन्होंने उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर, रुई आप जानते हैं उड़िया में आप उसको तुड़ा कहते हैं, तो उस रुई से रक्त पोंछकर उसके घाव पर उन्होंने पेनिसिलिन का मरहम लगाया। मरहम मतलब औषध, तो उन्होंने वहां पर पेनिसिलिन का औषधि लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाए, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। ढुलक गई मतलब दोनों ओर गिर गई। तो वो तो निस्तेज था, हिलडुल नहीं रहा था। तो लेखिका जब रुई की पतली बत्ती बनाकर, एक बत्ती बनाकर दूध से उसे भिगोकर उसके नन्हे से मुंह में लगाया, लेकिन वो मुंह खोल नहीं पा रहा था, इसलिए वो दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत अर्थात बाद, उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सके। लेखिका ने हार नहीं मानी। वे कई घंटे उपचार करने के बाद, उसकी चिकित्सा करने के बाद क्या हुआ, उसके मुंह में एक बूंद पानी दिया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त होना मतलब निश्चित होना, ठीक हो जाना, कि मेरी उंगली अपनी 2 नन्हे पंजों से पकड़कर, मेरी उंगली किसकी उंगली? लेखिका की उंगली। उस छोटे से जीव ने उसके नन्हे पंजों से, पंजा मतलब उसका जो हाथ, छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, उसको पंजा कहते हैं। तो उस पंजे के नन्हे पंजे में अर्थात छोटे से उस पंजे से उसने लेखिका का उंगली पकड़ लिया। और उसके आंख कैसे थी? नीले कांच की मोतियों जैसी। नीले कांच, आप लोगों ने कांच खेले होंगे, तो उस कांच जो होता है किस कौन सा रंग का? नीले रंग का। मोती जैसे कांच जैसे आंखों से वो इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, 3-4 मास में मतलब 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध मतलब चिकना, उसके जो रोए मतलब उनके शरीर पे जो बाल होते हैं, गिलहरी के शरीर में जो बाल होते हैं उसे रोए कहा जाता है। तो उसके जो स्निग्ध रोए थे, चिकने रोए थे, झब्बेदार पूंछ, झब्बेदार किसे बोलते हैं? जो झाड़ू जैसा नहीं होता है, उसका पूंछ देखा है कि नहीं आपने गिलहरियों के पूंछ, वो कैसा होता है? उसको झब्बेदार कहा जाता है। और चंचल चमकीली आंखें, उसकी आंखें कैसे थी? चंचल, स्थिर नहीं थे, अस्थिर था उसके आंखें, और चमकीली, चमक रहे थे। क्योंकि आप तो जानते हैं लेखिका ने कहा था नीले कांच मोतियों जैसे आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्य करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। हम लोग ने पढ़ा है संज्ञा किसे कहते हैं? वाक्य में जो पद हमें किस जाति, द्रव्य, गुण या फिर किसी नाम का एहसास कराता है, हम उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: नामवाचक तथा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, फिर आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो जातिवाचक हम किसे कहते हैं? जातिवाचक कहने से एक जाति को समझाता है, जैसे गिलहरी कहने से पूरे गिलहरी जाति को समझाता है। व्यक्तिवाचक वो कब बन गया? जब हम किसी को किसी के नाम से पुकारते हैं। तो नाम से हम लोग क्या होता है, जैसे हिमालय एक पर्वत का नाम है, लेकिन पर्वत कहते हैं या पहाड़
कहते हैं तो पूरे पहाड़ और पर्वत को समझाता है। जब हिमालय कहते हैं तो सिर्फ हिमालय पर्वत को ही हमें वह समझाता है, इसलिए उसे नामवाचक या व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो गिलहरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेखिका ने यहाँ पर कहा है कि उन्होंने उसको जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया, अर्थात उसका एक नामकरण किया गया, उसे एक नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जैसे कि हमारा निबंध का विषय नाम है गिल्लू, तो उस गिलहरी को कौन सा नाम से नामित किया गया? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया, जो छोटे छोटे डलिया होते हैं ना, डाली होते हैं हम लोग घर में, उसको डाला कहते हैं, उड़िया में उसको डाला कहते हैं। तो एक हल्की सी डलिया में लेखिका ने रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। क्यों? गिलहरी का उसका घोंसला बनाने के लिए, उसका घर बनाने के लिए लेखिका ने ऐसा बनाया। आपके लिए परीक्षा में आएंगे कि लेखिका ने गिल्लू के घर कैसे बनाया था। एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया था। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। तो गिल्लू कितने साल तक जिया? 2 वर्ष तक। गिल्लू लेखिका के पास कितने साल तक था? 2 साल तक। वह स्वयं हिलाकर, खुद हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। मनकोसी आंखें, मनको, मन का एक शब्द है, मन का। मन का क्या होता है? मन का होता है, चाहे वो धातु का हो या लकड़ी का हो या सोने का, चांदी का, गोल गोल का टुकड़ा होता है जिसमें एक छेद होता है, और उस छेद को हम लोग क्या करते हैं? उसको माला में फिरोता है। देखिए ये एक मन का है, ये सोने का है और इसमें एक छेद है, तो इसे हम मनका कहते हैं। ऐसे कांच का मनका होता है, लकड़ी का मनका होता है, तुलसी के मनका होता है। उस मनके को हम क्या करते हैं? उसको माला में फिरोते हैं, धागा में फिरोकर हम माला बनाते हैं। तो उसके आंखों को लेखिका ने किसके साथ तुलना किए हैं? मनको के साथ, मनका के साथ तुलना किया है। तो मनको जैसी उसकी आंखों से वो क्या करता रहता था? खुद अपने झूले को झुलाकर भीतर और खिड़की से बाहर न जाने वो क्या देखता और समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको आश्चर्य होता था। वो इतना चालाक था, इतना समझदार था कि सब उसको देखकर आश्चर्य हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती, अर्थात जब लेखिका लिखने के लिए बैठती थी, तब अपनी ओर गिल्लू अपने ओर लेखिका का ध्यान आकर्षण करने के लिए उसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि वो चाहता था, उसके अंदर वो तीव्र इच्छा पैदा होता था कि लेखिका सिर्फ गिल्लू को ही देखते रहे। तो उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतर जाता। बोल क्या करता था? लेखिका की ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने के लिए वो तेजी से लेखिका के पास आता था, उनके पैर तक आता था, फिर सर से झट से जल्दी से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी जल्दी से तेजी से नीचे उतर जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो लेखिका की ध्यान आकर्षण करने के लिए गिल्लू क्या करता रहता था? गिल्लू लेखिका के पैर तक जाकर फिर जल्दी से पर्दे पर चढ़ जाता, उसी जल्दी से फिर पर्दे से निकलकर वो लेखिका के पैर के पास पहुंच जाता। इसका ये कार्य तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़ कर लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी लेखिका क्या करती? गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में, आप लोगों ने लिफाफा देखा होगा जिसके अंदर हम चिट्ठी डालकर भेजते हैं, तो उस लिफाफे में क्या करती थी? गिल्लू को ऐसे रखती कि सिर्फ उसके 2 पंजे और उसका सिर लिफाफे के बाहर रहता, और बाकी अतिरिक्त, बाकी जो बच गया सारा लघुगात, लघु मतलब छोटा, गात मतलब शरीर, तो उसका जो छोटा सा शरीर का जो बाकी हिस्सा रहा वो लिफाफे के अंदर रहता। अर्थात लेखिका उसे जो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका को परेशान किया करता था, इसीलिए लेखिका उसे एक लंबे से लिफाफे के अंदर डाल देती। लेकिन कैसे डालती? उसका सर और 2 पंजे बाहर रहते और उसका जो छोटा सा शरीर का सारा हिस्सा
उस लिफाफे के अंदर रहता। तो बच्चों, आज हमने लेखिका ने कैसे गिल्लू को बचाया था उस 2 कौवे से, और वो लेखिका के घर में क्या क्या हरकत किया करता था उसके बारे में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।